everyone, welcome to my channel Simply Easy. My name is Priya और स्वागत है आज चैलेंज नंबर 2। अरे चैलेंज नंबर 2 यानी कि अपने चैलेंज के डे 2 में, ठीक है ना। यानी कि हम लोग देखो 30 डे का चैलेंज ले रहे हैं, 30 डे का चैलेंज है। तो इन 30 डे में पहला वाला डे तो कंप्लीट हो गया है अपना। इसमें हम लोगों ने टाइगर इन द जू कंप्लीट किया था विथ एमसीक्यूज एंड आज हम लोग करने वाले हैं, आज ये हम लोग का सेकेंड डे है। तो आज हम लोग करेंगे पावर शेयरिंग। ये क्लास 10 के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड इसका हम करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, ठीक है। और कल हम लोग यानी कि कल जो अपना डे 3 होगा, तो डे 3 में हम लोग करने वाले हैं पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज। इसमें असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। लगभग 40-50 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी लाने की। नहीं तो हम लोग और भी टर्म 1 आते आते और भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर पावर शेयरिंग। एंड आज हम लोग अपने इस टॉपिक्स में क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है अपना केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। नंबर 2 व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड नंबर 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि अपना फुल चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स। तो आप इसको वन शॉट रिवीजन बोलो, जो भी बोलना है बोलो, वो बोल सकते हो। बट एक और चीज़ है, अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है कि आपको समझ में नहीं आया, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो अपना जो टेलीग्राम का लिंक है तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे भी मेरे से आप, वहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, पावर शेयरिंग, यानी कि हम क्या शेयर करें, पावर शेयर करें। लेकिन किसके साथ शेयर करें और क्यों शेयर करें हम लोग, इसकी ज़रूरत क्या है, यही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बुक में बहुत ही खूबसूरती से 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन देके ना उसको बताया गया है कि ये पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं। पहले तो हम लोग केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, किसका, बेल्जियम का और श्रीलंका का, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका का जब हम लोग केस स्टडी समझ लेंगे तब आप पूरा ये हो कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई इसमें ज़रूरी क्यों है, मतलब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ओके। तो पहली बात है बेल्जियम है क्या। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी एरिया हमारे हरियाणा से भी कम है। तो सोच रहे हो हमारा हरियाणा हमारे लिए कितना मतलब बहुत ही छोटा स्टेट है एंड उससे भी मतलब क्या बोलते हैं एरिया जो है वो बेल्जियम का है, मतलब हरियाणा से भी छोटा स्टेट है, एक कंट्री है। एंड बेल्जियम के कुछ अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो क्या क्या आता है, फ्रांस आता है, नेदरलैंड्स आता है, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये कुछ इसके नेबरिंग कंट्रीज हम लोगों ने देख लिए। और इसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, इसकी पॉपुलेशन हमारे हरियाणा से मतलब लगभग हाफ होती है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, बेल्जियम की पॉपुलेशन। तो ये तो हम लोगों ने बेल्जियम का इंट्रो देख लिया कि बेल्जियम कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इसका केस है। यहाँ पे ना एक अजीबोगरीब मतलब केस है, तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अपना ये जो स्मॉल छोटू सा जो कंट्री है ना बेल्जियम, इसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझने में ना दिमाग घूम जाता है। बट ये एथनिक का मतलब क्या है, तो पहले हम लोग एथनिक का मतलब समझेंगे। एथनिक का मतलब है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अब देखो ये मैं हूँ, ये आप लोग हो, ठीक है। मान लो ये आप लोग हो और यहाँ कोई और बच्चे हैं, ठीक है। अब हम तीनों में ना एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि हम दोनों ना मान लो कि ये कोई ग्रैंड पेरेंट या कोई भी होंगे, कोई पर्सन है, इन्हीं के डिसेंडेंट हम हैं, ठीक है। मान लो इनके बेटे, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे करते करते होता है ना वही। क्योंकि देखो इंसान जो भी है वो भी इसी तरीके से ही तो है। अगर देखा जाए तो हम सब मतलब वो भाई बहन ही हो रहे हैं, हम सब एक फैमिली ही हैं, इजंट इट। पूरा देश एक फैमिली ही है, जितने भी लोग होते हैं। तो जो भी है,
तो एक कॉमन डिसेंडेंट अगर हम में आ गया, मतलब एक कॉमन फीचर आ गया हम में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, अपना एक कल्चर होगा। बट यहाँ के लोगों का कल्चर और हमारा कल्चर क्या सेम होगा? नहीं ना, ठीक है। तो देखो, एथनिक का मतलब क्या, एक सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अपने कल्चर के बेसिस पे अगर हम लोग कुछ, अगर डिवीजन होता है, एक सोशल डिवीजन होता है, उसे कहते हैं हम लोग एथनिक। Now, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि वो कॉमन डिसेंट में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती है उनकी फिजिकल टाइप पे। जैसे मान लो कि मेरा रंग सांवला है, आपका रंग भी सांवला है, और एक बच्चे का रंग भी सांवला है, तो हम लोगों ने बोले चलो हम लोग ना एक ही डिसेंट के हैं, ठीक है ना। तो मान लो कुछ कल्चर है, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, तो एकदम फुद्दू सा एग्जाम्पल है। मैं चावल खाती हूँ, आप लोग भी चावल खाते हो बट ये लोग रोटी खाते हैं, तो ये इनका अलग कल्चर है। मैं फलाना फलाना एक सेलिब्रेट करती हूँ एक फेस्टिवल, आप लोग भी वही करते हो, तो हम लोग का अपना एक सोशल ग्रुप बन गया और इनका अलग सोशल ग्रुप बन गया, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं that they need not always have the same religion or nationality। ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रिलीजियन ही होगा या नेशनलिटी होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। सो इन शॉर्ट, एथनिक का मतलब क्या है, एक सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, एक मतलब कल्चर के हिसाब से जब सोशल डिवीजन किया जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेल्जियम में भी एथनिक कॉम्पोजिशन जो थी वो बड़ी अतरंगी थी, क्योंकि देखो, of the country's total population 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch। यानी कि ये जो आपको रीजन दिख रहा है येलो वाला, ये है अपना फ्लेमिश, ठीक है। यहाँ पे क्या, कौन सी भाषा में ज्यादा बात की जाती है? यहाँ पे डच में बात की जाती है, ठीक है, डच में। एंड another 40% lives in the Wallonia region and speak French। ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये है वलोनिया, ओके। एंड यहाँ पे फ्रेंच में बात की जाती है। तो भाई 40% ये आ गया, ये अपना आ गया 59%। तो फिर ये कैसे हुआ? मतलब 1% का तो कुछ ये होगा कि नहीं, गड़बड़ होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो वो 1% जो है वो ये है जो जर्मन में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक इन जर्मन, वो जर्मन स्पीकर्स हैं। बट इन द सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, बट देखो ब्रुसेल्स में ना इसकी कहानी अलग है। बेल्जियम जो कि ये कंट्री है, ठीक है, ये तो कंट्री है, इसमें डच कितने परसेंट बात करते हैं? डच में 59%, और फ्रेंच में कितना बात करते हैं? 49%, और जर्मन में 1%, ठीक है। चलो मैंने लिख भी दिया जर्मन में, बट हालांकि डिफरेंस मतलब कंपैरिजन डच और फ्रेंच के साथ ही है। बट जब ब्रुसेल्स में आते हैं, ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स में हम लोग देखते हैं कि 59% रिड्यूस होके 20% में आ गया, यानी कि कैपिटल में जो ब्रुसेल्स है वहां पे डच स्पीकर सिर्फ 20% है, और जो फ्रेंच स्पीकर्स है वो 80% है, यानी कि फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी में है और डच यहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है। मैं यहाँ पे MAJ लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये है MIN, ये अपना MAJ मेजर और ये है अपना MIN माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे पूरा केस जो है पूरा उल्टा है, ठीक है। तो इसके वजह से कुछ दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती है अभी हम लोग पढ़ेंगे। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो कितने पावरफुल थे, एंड उनकी जो कम्युनिटी थी बहुत ही कम थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनकी, बट फिर भी दे वर पावरफुल। द रीजन इज दैट व्हेन यू आर रिच यू हैव सर्टेन पावर्स। भाई आपके पास पैसे हैं, आप पैसों से कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो था वो बहुत ही रिच था एंड बहुत ज्यादा पावरफुल था। Now this was resented by the Dutch speaking community। तो ये फ्रेंच स्पीकर्स जो है, मान लो ये फ्रेंच है, ठीक है, ये फ्रेंच है और ये आपका डच स्पीकर्स है, इसको पावरफुल माना जा रहा है, ठीक है, ये पावरफुल है और इसके लिए इनकी ना हमेशा चलती है, इनको सारे बेनिफिट्स, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलो, एडुकेशन बोलो, सब इनको पहले मिलता है, बट डच वालों को लास्ट में मिलता है। जैसे अपने यहाँ पे वो कास्ट मतलब रिजर्वेशन होती है ना, जैसे ST SC OBC को उनको कुछ रिजर्व सीट मिलते हैं, फिर वुमेन को रिजर्व सीट मिलते हैं,
ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वही हुआ था। तो इसके वजह से डच जो कि कंट्री में मेजॉरिटी में है, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये माइनॉरिटी में होके भी इनको इतना सब कुछ पहले क्यों मिलता है और हमको इतना लास्ट इतना कम क्यों मिलता है। हमें भी तो हक है ये एजुकेशन बोलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट लेने का, है कि नहीं। So this led to tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and 1960s. तो 1950s से लेके 1960s में तो इन दोनों में घमासान युद्ध चला। युद्ध नहीं भाई, मतलब कन्फ्लिक्ट्स होते रहे, ठीक है। यहाँ पे टेंशन का मतलब क्या है, कन्फ्लिक्ट। The tension between the two communities was more acute in Brussels. अब ध्यान से देखो, बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में है, तो चलो वो फ्रेंच के साथ लड़ भिड़ गए, बट व्हाट अबाउट ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल का क्या होगा देखो, क्योंकि ब्रुसेल में डच तो माइनॉरिटी में है, वो फ्रेंच वालों के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। तो ब्रुसेल्स में इसकी जो स्थिति है बड़ी ही गंभीर होती गई, ठीक है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, वही मैंने आपको बोला, क्योंकि द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल यानी कि ब्रुसेल्स में बहुत ही कम डच थे, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं एथनिक डाइवर्सिटी इन श्रीलंका। ये तो हम लोगों ने बेल्जियम का सिनेरियो देख लिया कि कहाँ मतलब क्या उसकी हालत है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में, उसके बाद कौन क्या मतलब डिसीजन लेता है, उसके जरिए क्या होता है नहीं होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बस क्या बोलते उसको बोलते ना माहौल बनाना, वो माहौल हमारा बन गया, ठीक है। तो अब देखो एथनिक डाइवर्सिटी इन श्रीलंका, अगेन सेम मैंने आपको वही बोला, एथनिक का मतलब बताना वो कल्चरल बेसिस पे डिवीजन, जो सोशल डिवीजन होता है। तो श्रीलंका की हालत क्या है देखो, अब श्रीलंका अपना ही देखो आइलैंड नेशन, नहीं अपना नहीं है, मतलब क्या बोले पड़ोसी तो है ना। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इट हैज 2 crore पीपल अबाउट द सेम एज हरियाणा। तो यहाँ पे 2 करोड़ लोग हैं, जो कि हरियाणा में जैसे जितने लोग होते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers and the Tamil speakers. बेल्जियम में हमने क्या क्या स्पीकर देखा था, एक था डच स्पीकर्स और एक था फ्रेंच स्पीकर्स। यहाँ पे सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स कितने परसेंट थे, सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे, और तमिल स्पीकर्स कितने परसेंट थे, 18% थे, बाकी अदर्स थे, ठीक है। अब देखो, अब तमिल्स के भी 2 डिवीजन थे, एक था श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। अब जितना ये 18% आपको दिख रहा है ना, 18% में से ये जो 13% है ये श्रीलंकन तमिल्स है, और बाकी जितना परसेंट बच गया वो अपने इंडियन तमिल्स है। बट ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है, ये वहां के नेटिव्स हैं, ध्यान रखना ये वहां के नेटिव्स है। और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे, ठीक है ना, यानी कि तमिलनाडु से इंडिया से गए थे श्रीलंका ड्यूरिंग प्लांटेशन। आपको याद होगा कि ब्रिटिश जब यहाँ पे राज करते थे, यहाँ पे हर जगह पे प्लांटेशन वगैरह वो सब चलाते थे, है ना। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, जो लेबर्स होते थे, लेबर्स को वो इंडिया से श्रीलंका ले गए थे, ठीक है। तो जो श्रीलंका आए थे, उनके दादाजी जो भी है वो आए थे और श्रीलंका में बस गए थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। और श्रीलंकन तमिल्स यानी कि वो वहाँ के नेटिव्स है, वो वहीं पे रहते, बट दे यूज्ड टू स्पीक इन तमिल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। तो वो जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो मोस्टली, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है वो बुद्धिस्ट है, उनका रिलीजन मतलब वो बुद्धिज्म में बिलीव रखते हैं, ठीक है ना। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स जो है वेदर दे आर हिंदूज और दे आर मुस्लिम्स, या तो वो हिंदूज होते थे या तो वो मुस्लिम्स होते थे, बट दे वर नॉट बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कौन थे, बुद्धिस्ट थे अपने सिन्हाला स्पीकर्स। Now there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. तो वहाँ पे 7% Christians थे, जो कि मतलब तमिल्स भी थे और कुछ सिन्हाला भी थे। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, यानी कुछ ऐसे सिन्हाला स्पीकर्स भी होंगे जो डिफरेंट रिलीजन के होंगे। तो सेम, तो वहाँ पे कुछ परसेंट जो है वो क्रिश्चियन भी थे। तो अब हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।
तो पहली बात है, हमको ये समझ में आ गया, केस स्टडीज अपना समझ में आ गया, ठीक है, मतलब उसकी हालात क्या है ये हमको समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? देखो, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब है अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, जैसे देखो ये मेजॉरिटी में है, तो इन्होंने कुछ एक डिसीजन लिया कि मान लो कि जो भी काम है मान लो कि मैं स्कूल टीचिंग का बात कर रही हूँ, ठीक है, या स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि स्टूडेंट्स अब स्कूल नहीं जाएंगे, वो घर पे ही पढ़ेंगे। हालांकि जो माइनॉरिटी लोग हैं वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाए, वहां पे पढ़ें, बट इन्होंने, ये मेजॉरिटी में है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, अपना डिसीजन ही चलेगा। तो ये जो मतलब प्रोसेस है ना, मतलब ये जो एक बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से जो भी डिसीजन है वो लेती है, एंड वो माइनॉरिटी वालों का विशेस बोलो या नीड्स बोलो वो नहीं देखती है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि द रूल ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, सीधी सी भाषा में। तो श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला की थी, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे वहां का माहौल बना। देखो, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला? इन 1948 में। 1948 में उसको इंडिपेंडेंस मिल गया। तो वहां के जो लीडर्स थे, अब एक चीज देखो, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो चाहिए अपना, इजंट इट? तो वहां के जो लीडर्स थे, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, दे सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ अ गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। तो जो ये लीडर्स थे ना, ये सिन्हाला जो स्पीकर्स थे, जो कम्युनिटी थी, उन्होंने देखा कि भाई देखो, हम तो मेजॉरिटी में है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो वोट देके जो गवर्नमेंट इलेक्ट किया गया है, चूज किया गया है, उसने भी क्या किया कि हाँ भाई, हम तो मेजॉरिटी वालों का ही साथ देंगे क्योंकि वो हमें ज्यादा वोट देंगे, isn't it? तो उन्होंने क्या किया कि भाई कुछ ऐसे ही कारनामे किए ताकि जो सिन्हाला की सुप्रीमेसी जो है वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए। तो क्या किया ये पढ़ते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके जरिए ये बोला गया कि सिन्हाला जो है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ही एकमात्र इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा, ठीक है, एंड तमिल को कोई भाव ही नहीं दिया गया। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. तो यूनिवर्सिटी में कोई अगर वैकेंसी भी हो, कोई गवर्नमेंट जॉब भी अगर कुछ वैकेंसी वगैरह निकले, तो वो काम, मतलब वो चीज़ जो है, पोजीशन जो है, वो सबसे पहले सिन्हाला को दिया जाता था। जैसे याद है बेल्जियम में फ्रेंच वालों को दिया जाता था, एंड इसीलिए डच वाले गुस्सा हो गए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे किसकी तरफदारी हो रही है? सिन्हाला की। Now the Sri Lankan Tamils felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. तो जैसे याद है डच वाले गुस्सा हो गए थे, तो वैसे ही यहाँ पे तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स जो थे, वो भी बड़े गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो भी लीडर्स है ना, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा है, उनके हित में काम नहीं कर रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। तो ये उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जहाँ पे उनको भी काम दिया जाए, उनको भी इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए, राइट। सो व्हाट हैपेंड, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज and struggles for the recognition of Tamil as an official language. ध्यान से सुनो, as an official language। तमिल्स बोल रहे हैं कि देखो, तुम सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करो, कोई बात नहीं, बट तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से उसको भी रिकग्नाइज करो, ठीक है। बट सिन्हाला वालों का कहना क्या था कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रूल चलेगा, हमारा ही लैंग्वेज जो है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तो उन्होंने भी ऐसे, तमिल्स ने भी ऐसे ही पार्टीज वगैरह बनाई, मतलब वो लोग भी मतलब उसके अगेंस्ट में ये खड़े हो रहे थे, ठीक है।
वो भी चाहते थे कि उनको भी रीजनल ऑटोनॉमी मिले, उनको भी कुछ फ्रीडम वगैरह मिले, एंड कोई एजुकेशन हो या जॉब हो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है. But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern parts of Sri Lanka. जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमको एक अलग सा ही एक स्टेट दे दो, हमको तुम्हारे साथ फिर रहना ही नहीं है. जो नॉर्मली झगड़ों में होता है ना कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको अलग से एक जगह दे दो, हमको रहना ही नहीं है, तो सेम चीज वही होती है. एंड द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. हाँ, अरे पेन का ना थोड़ा इशू बन जाता है ऐसे. चलो, यस. सो हाँ, सो इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. तो अब इन दोनों में भाई कन्फ्लिक्ट वगैरह, जंग छिड़ गया, ठीक है, और ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया. तो सिविल वॉर यहाँ पे देखो, एक ही कंट्री में जब दो पार्टीज बोल दो या दो कम्युनिटीज जब लड़ भिड़ जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सिविल वॉर. अच्छा, अब देखो, अब श्रीलंका का देख लिया हम लोगों ने कि वहाँ पे किसको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था, सिन्हाला स्पीकर्स को. अब देखते हैं बेल्जियम का क्या कहना है, मतलब बेल्जियम की हालत क्या है. देखो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये एकोमोडेशन में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब किस तरीके की अरेंजमेंट्स की गई थी बेल्जियम में, ठीक है, ताकि जो दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो पीसफुली रह सके. और एकोमोडेशन का मतलब ये भी है कि मतलब जगह, मतलब कहाँ पे लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो बेल्जियम में लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो चलो, तो वहाँ पे हम लोगों ने एथनिक डाइवर्सिटी तो देख लिया था, तो अब हम आगे पढ़ते हैं. सो इट रिकग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज. बेल्जियम में लेकिन केस दूसरा था. जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर छिड़ गया था, बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ. बेल्जियम में लोगों ने देखा कि हाँ भाई सच में रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज भी हैं, तो उन्होंने एक बेल्जियम मॉडल तैयार किया जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जितने भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो लोग आराम से रह सके, शांति में रह सके, ठीक है. ऐसा कुछ उन्होंने काम किया, एक मॉडल निकाला था. देखो, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so that as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से लेके 1993 में 3 तक उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, मतलब अमेंड यानी कि संशोधन कहते हैं जिसको, वही उन्होंने चेंज किया था ताकि जो दो कम्युनिटीज़ हैं या उससे भी जो भी जर्मन भी है तो वो लोग शांति से रह सके, ठीक है, और एक ही कंट्री में रह सके. नहीं तो देखो तमिल्स कैसे कर रहे थे ना कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए था. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे भी झगड़ा ज़्यादा बढ़ता तो वो लोग भी, फ्रेंच स्पीकर्स भी अपना अलग स्टेट चाहते, डच स्पीकर्स भी अपना अलग स्टेट चाहते, इजंट इट. तो वो लोग बार बार देख रहे थे कि ये ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे हम लोग बेल्जियन मॉडल उन्होंने तैयार किया था, वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. देखो, पहला बेल्जियम मॉडल में क्या वहाँ पे था, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर बोलो क्या था. The Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे देखो ये मिनिस्टर्स हैं तो वो सेम होने चाहिए, सेम नंबर के. मान लो कि ये डच है, ये डच है, तो ये फ्रेंच होगा और ये भी फ्रेंच, 2 फ्रेंच 2, मतलब रेशियो क्या बोलो तो 1:1, ठीक है, इस तरीके का. तो दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली. तो जो ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों ही सेम बराबर अगर रहे तो एक सिंगल कम्युनिटी तो अपना डिसीजन नहीं ये कर सकता ना, तो वो लोग हर मतलब अपने में बात करके एक करेक्ट डिसीजन जो है वो लेंगे. नेक्स्ट क्या था, that many powers in the central government have been given to the state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not the subordinate to the central government. ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसने बोला कि देखो भाई इतना झूठ झमेला मैं नहीं सह पा रहा, तुम लोग एक काम करो, हम लोग एक काम करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट्स बना लेते हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने बनाया, ठीक है. 2 देखो ऐसे रीजन्स थे जो
ठीक है ना, वो जो वैलन ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिश वगैरह जो भी है, वलून जो भी है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट कर दिए थे। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो थे ये इसके अधीन नहीं थे, ठीक है, दे वर नॉट द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो खुद अपने कुछ डिसीजंस वगैरह जो है वो ले सकते थे। जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये पूरा एक फ्लावर है, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो ये पूरा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके पेटल्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये हर एक जो पेटल का जो भी काम है, मतलब ये कि स्टेट का जो काम है जो भी करना है, ये इसका डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा। और पूरा फ्लावर जो है ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। ये हमने और एक फीचर देख लिया। थर्ड फीचर क्या बताता है अपना, थर्ड फीचर है दैट ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चल रहा था ब्रुसेल्स में, यानी कि कैपिटल में। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. थोड़ा आगे चलते हैं, देखो रुको, ये वाला बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में थे एंड फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। तो डच वालों ने अपना दिल बड़ा किया एंड बोला कि चलो फ्रेंच वालों तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये जो अपना बेल्जियम पूरा जो कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच वालों की मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने बोला कि अगर डच वाले यहाँ पे हमें पोजीशन दे सकते हैं तो हम इन्हें भी दे सकते हैं कैपिटल में। इन्होंने भी इसीलिए हामी भर दी, ठीक है। रुको, लेट मी चेंज दी स्लाइड। डन। हाँ, अपना नेक्स्ट फोर्थ एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या था, देखो। Apart from the central government and the state government, there is a third kind of government and that is known as community government. यानी कि सेंट्रल था, स्टेट था, इसके अलावा भी एक और क्या था, ये था कम्युनिटी, ठीक है, ये कम्युनिटी था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे कि डच, फ्रेंच, जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव। तो हर एक कम्युनिटी का अपना अपना एक गवर्नमेंट था। जैसे डच वालों का अपना एक गवर्नमेंट था, फ्रेंच वालों का अपना एक गवर्नमेंट था एंड जर्मन वालों का अपना एक गवर्नमेंट था, ठीक है। Now this government has the power regarding cultural, educational, language related issues. तो जो भी ऐसे नॉर्मल इश्यूज वगैरह होते हैं वो सब के सब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ना ये देख सकता था, मतलब ये उसको सुपरवाइज कर सकता था। तो ये हो गया एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम की हालत हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे जो है हालत जो है सुधर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पावर शेयर किया था जो कि श्रीलंका वालों ने नहीं किया था, ठीक है ना। श्रीलंका वालों ने पावर शेयर नहीं किया था, यानी कि जो सिन्हाला थे उन्होंने अपनी पावर तमिल स्पीकर के साथ शेयर नहीं की थी एंड दैट इज वाई सिविल वॉर छिड़ गया। बट जो हमारा बेल्जियम है वहाँ पे डच और फ्रेंच में आपस में भाई बोलते हैं ना भाई भाई बन गए एंड वो लोग पावर शेयर कर रहे थे। सो भाई अच्छा है, बट एक क्वेश्चन आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इतना पावर शेयरिंग को लोग क्यों चाहते हैं, क्यों बोलते हैं कि हाँ भी पावर शेयर करना चाहिए, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। बेसिकली देयर आर टू रीजंस वाई, दैट्स वाई वी विल अंडरस्टैंड ना दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एक है अपना प्रूडेंशियल रीजन और एक है अपना मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या है, प्रूडेंशियल का मतलब समझ लो, मतलब बोलते हैं ना विवेकपूर्ण, विवेक से काम लेना। इसका पूरा मीनिंग देखो, बीइंग केयरफुल इन अ वे यू मेक डिसीजंस टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क और कन्फ्लिक्ट। मतलब हमको आगे के लिए कुछ झमेला रखना ही नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट रखना नहीं है, ठीक है ना। हम जो भी डिसीजंस वगैरह है अभी उसको इस तरीके से लेंगे, इतनी सोच विचार करके लेंगे कि आगे कोई झमेला ना हो, कोई हमको मतलब कन्फ्लिक्ट ना झेलना पड़े, ठीक है, मतलब विवेक से काम लेना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज प्रूडेंशियल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या क्या था, सो देखो पहली बात है ये क्यों इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इससे कन्फ्लिक्ट ना हो, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं इनमें ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए पावर शेयर कर दिया गया था एंड दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। ऑल्सो क्या है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे जब देखो
कोई चीज़ अगर इंस्टेबल होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर पॉलिटिक्स में अगर इंस्टेबिलिटी आ जाए, मान लो कि अगर हमारा गवर्नमेंट है, अगर वो हर साल चेंज होता रहे, हर महीने चेंज होते रहे, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, कंट्री अपना बिगड़ जाएगा। जीडीपी का तो छोड़ो छोड़ो, मतलब कंट्री के जो भी हालात है वो भी खत्म हो जाएंगे, राइट। हम भी बोलेंगे टाटा बाय बाय, सब खत्म, ओके ना। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, वायलेंस ना हो, दैट इज वाई पावर भाई पहले ही शेयर कर दो, ठीक है। ये थे हमारे प्रूडेंशियल रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो मोरल रीजन क्या था? मोरल रीजन बताता है, मोरल का मतलब क्या है, नैतिक, राइटियस, यानी कि जो सही और गलत में सही का साथ देना। तो मोरल रीजन बताता है, मतलब एक रीजन है कि देखो जो पावर शेयरिंग है ना, ये डेमोक्रेसी की जान है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम सभी लोगों को मौका मिलता है अपना वोट देने का, हम सभी के पास वो पावर होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, हम गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। दैट इज वाई ना वो बनता है इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। तो पावर शेयरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। एंड पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, एंड ये लोगों का हक है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, वो किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं, वो खुद ये चाहते हैं। सो ये था अपना मोरल रीजन। तो आपको समझ में आ गया पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है, प्रूडेंशियल रीजन बोलता है कि अभी अगर हम लोग पावर शेयर कर देते हैं तो आगे चल के कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। और मोरल रीजन क्या बोलता है कि देखो पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी का ही मेन पार्ट है, विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी किस तरीके से सफल होगा, नहीं होगा ना। तो ये मोरल रीजन था। तो दो रीजन हमको समझ में आ गए, ओके। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये अपना लास्ट टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं ये देखेंगे। पहला फॉर्म, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑर्गन किडनी लीवर वाला ऑर्गन नहीं बेटा, ये यानी कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनके बीच में पावर शेयर की जाती है। जैसे लेजिस्लेटिव में क्या होता है बेटा, लेजिस्लेटिव में लॉज बनाए जाते हैं, इट मेक्स द लॉज, ठीक है ना। जैसे अपना पार्लियामेंट है ना, वहां पे क्या होता है, लॉज बनाए जाते हैं, बिल पास किया जाता है, तभी एक नया कोई लॉ आता है, कोई चेंज होता है, जो भी है ये लेजिस्लेटिव में ही होता है, ये लेजिस्लेचर जो बोल लो। एग्जीक्यूटिव क्या मतलब क्या है, जो एडमिनिस्टर करता है या जो एग्जीक्यूट करता है लॉज को, यानी कि लॉज को सही से चलाता है। जैसे कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सारे के सारे कौन है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जुडिशियरी कौन है, अरे भाई जो कोर्ट है, ठीक है ना, जो देखते हैं कि ये लॉज जो हैं ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि लॉ को हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं, कौन कहाँ पे कुछ कमी रख रहा है, वो सारी चीज़ें कौन नज़र में रखता है, जुडिशियरी, ठीक है। जैसे कि अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है ये है। नाउ ये हम लोग फेडरलिज्म में भी पढ़ने वाले हैं, दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव एंड ये जुडिशरी, एंड पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इन horizontal way, that is why this is known as horizontal distribution of power. Now each organ, now see this is an organ, this is an organ and this is an organ, so each organ checks the others, ठीक है। एक दूसरे को ये चेक करता जाता है कि सब लोग काम सही से करते हैं कि नहीं, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि एक दूसरे को चेक करते जाते हैं, ठीक है ना, कि ये सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस। तो पहला फॉर्म क्या हुआ कि पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। दूसरा पावर क्या बोलता है अपना, that power is shared among government at different levels यानी कि जैसे ये होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या होता है, लेवल्स होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। ये आ गया सेंट्रल, ये आ गया स्टेट, ठीक है, ये एकदम सर्वोपरि, ठीक है। उसके बाद स्टेट, और उसके बाद क्या है अपना, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है ना, यस, या पंचायत, जो भी है। तो ये आ गया स्टेट या यूनियन, सॉरी ये सेंट्रल या यूनियन, ये स्टेट, और ये आ गया अपना जो लोकल गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं, ठीक है ना।
So yes, it power can be shared among different government at different levels. जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट रहेगा, एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है. नाउ सच अ जनरल गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. मैं फिर से बोल रही हूँ, हम लोग फेडरलिज्म में इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं. बट इन इंडिया वी रेफर इट टू एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. वैसे भी अपना इंडिया जो है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट हम नहीं बोल सकते, इट इज क्वाशी फेडरल बोलते हैं हम लोग उसको. क्यों बोलेंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फेडरलिज्म के चैप्टर में. ठीक, ओके. नेक्स्ट फॉर्म क्या है? ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है अपना? that power may be shared among different social groups as the religious and linguistic groups. religious जो group है, जो linguistic, जो language के हिसाब से जो भी groups बनते हैं उनके बीच में, यानी कि different social groups में power share की जाती है. जैसे बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट था ना, याद है? जर्मन स्पीकर्स के लिए, फ्रेंच स्पीकर्स के लिए एंड डच स्पीकर्स के लिए अपना एक कम्युनिटी था. सो दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज a good example of this arrangement. And last but not the least, that power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups या movements control or influence and moves control or influence those in power. यानी कि different political parties हो या जो pressure groups या movements होते हैं ना, उनके बीच में जब power share की जाती है, ये एक चौथा form of power sharing है. सो 4 पावर शेयरिंग हमको समझ में आ गया फॉर्म्स. एक है डिफरेंट ऑर्गन्स में, दूसरा है डिफरेंट लेवल्स में, तीसरा है सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग, और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग. सो एक बार ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, एंड आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा. बस आज के लिए इतना ही, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया अपना. तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम, ठीक है, एंड श्रीलंका. एंड उसके वजह से देखो पावर, श्रीलंका ने मतलब बेवकूफ़ी किया था, उसने पावर शेयर नहीं किया था, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे सिविल वॉर हो गया. क्योंकि बेल्जियम ने दिमाग, मतलब समय रहते दिमाग लगाया, एंड उसने बोला कि नहीं भाई पावर शेयर करने में ही भलाई है, एंड दैट इज़ वाई वो बच गया. ठीक है, बट श्रीलंका जो है वो फंस गया. और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना डिज़ायरेबल है, और हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी पढ़ लिया. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे सो लाइक करो, शेयर करो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड लेट दिस फैमिली ग्रो. ठीक है ना, जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ही अच्छा होगा. एंड यस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और आई होप डे 2 हमारा जो चैलेंज है, 30 डे चैलेंज है, उसका डे 2 हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एंड कल हम लोग करेंगे इसके MCQs. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय.